नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी विंडोज की एक पावर सेविंग अवस्था है? ऑप्शन ए स्लीप, बी है लॉग ऑफ, सी है लॉक और डी है रीस्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जो विंडोज की पावर सेविंग अवस्था होती है वो होती है स्लीप, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर PDF फाइल देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बी है एडोब रीडर, सी है फायरवॉल और डी है फेसबुक। तो देखिए दोस्तों, PDF फाइल को देखने के लिए जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है वो है एडोब रीडर। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि PDF फाइल देखने के लिए हम एडोब रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शेयरवेयर, बी है फर्मवेयर, सी है माइंडवेयर और डी है पब्लिक डोमेन। तो देखिए दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर कानूनी रूप से कंपाइल है और आमतौर पर वो मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं शेयरवेयर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, शेयरवेयर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, विंडोज 11 में DLL है, यानी यहां आपको DLL की फुल फॉर्म बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं ए डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, बी है डिजिटल लॉजिकल लिंक, सी है डिजिटल लीनियर लाइब्रेरी और डी है डायनेमिक लीनियर लिंक। तो देखिए दोस्तों, जो DLL की फुल फॉर्म है वो है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखो विंडोज 8, बी है विंडोज विस्टा, सी है विंडोज 7 और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार आप सभी सोचें कि इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विंडोज 8, क्योंकि विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का
सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कीबोर्ड का वह कौन सा बटन है जिसके ऊपर कुछ भी छुपा हुआ या लिखा हुआ नहीं होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल, बी है आल्ट, सी है स्पेस बार और डी है आल्ट। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में एक ऐसा बटन है जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ या लिखा हुआ नहीं होता है, वो है स्पेस बार। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्पेस बार जो बटन है कीबोर्ड में, वह सबसे लंबा बटन होता है। उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ भी छपा हुआ या लिखा हुआ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, URL का मतलब है, यानी कि आपको यहाँ URL की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए देखिए, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिवर्स रिसोर्सेज लोकेटर और डी है यूनिक रेफरेंस लेवल। तो देखिए दोस्तों, URL की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, RSCIT एग्जाम में कई बार आ चुका है कि URL की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटरनेट है। ऑप्शन ए वेबसाइट, बी है होस्ट, सी है सर्वर और डी है नेटवर्क का नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है ये है नेटवर्क का नेटवर्क। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेब की दुनिया में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेजिंग, बी है लिंकिंग, सी हॉपिंग और डी है नेविगेटिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर हम वेब की दुनिया में एक साइड से, यहाँ पे ये साइट है, अगर एक साइड से हम दूसरी साइड पे जाएं तो उसको हम नेविगेटिंग कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नेविगेटिंग। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि वेब की दुनिया में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने को नेविगेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और डाटा जो है सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो यह कहा जाएगा। ऑप्शन ए अपलोडिंग, बी है डाउनलोडिंग, सी है नेविगेशन और डी है सर्फिंग। तो देखिए दोस्तों, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे, फोटो साइन जो है अपलोड किए होंगे, डाटा सर्वर में उनको स्थानांतरित कर दिया होगा, किया होगा, तो ये सब जो है अपलोडिंग कहा जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो उसमें जो डाटा सर्वर में जब वो स्थानांतरित होता है या हम फोटो साइन या कोई भी डॉक्यूमेंट को उसमें लगाते हैं तो वो अपलोड कहलाता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही अर्थ है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11,
खुदरा स्थान पर भुगतान करने के लिए काम में आता है? ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, बी है पीओएस, इसकी फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। ये एक मशीन होती है, आपने देखा होगा, जो खुदरा दुकानदार होते हैं छोटे, उनके यहाँ ये सबके पास आपको मिलेगी। सी है एसओपी और डी है पीएसएस। तो देखिए दोस्तों, जो खुदरा स्थान है उन पर जो भुगतान करने के लिए काम में आती है वो एक मशीन ही है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ये बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 12। गूगल पे की एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है। ऑप्शन ए जीपे, बी है यूपीआई, सी है एईपीएस और डी है भीम। तो देखिए दोस्तों, जो गूगल पे की एक मोबाइल पेमेंट सर्विस है उसका नाम है जीपे। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 13। एम आधार ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार के द्वारा, बी एनएसडीएल के द्वारा, सी यूआईडीएआई के द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो एम आधार ऐप है उसको यूआईडीएआई के द्वारा विकसित किया गया है। और यहां मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। यूआईडीएआई एक आधार की वेबसाइट है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम का, बी प्रोसेसिंग डिवाइस का, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का और डी इनपुट डिवाइस का। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि एमएस वर्ड जो है या एमएस एक्सेल है या एमएस पावर पॉइंट है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड उदाहरण किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चयन किए गए टेक्स्ट की बेस लाइन के नीचे छोटे लेटर बना देता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट लाइन, बी अंडरलाइन, सी सबस्क्रिप्ट और डी सुपरस्क्रिप्ट। तो देखिए दोस्तों, चयन किए गए टेक्स्ट के बेसलाइन के नीचे जो छोटे अक्षर बनाता है वो कहलाता है सबस्क्रिप्ट। अब देखिए दोस्तों, सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि आपने जब एमएस वर्ड में काम किया होगा तो आपने वहां पावर लगाई होगी, और पावर जो है ऊपर भी लगती है इस तरह, और पावर जो है आपने देखा होगा नीचे भी लगती है। यहाँ P2 और एक मैंने माना यहाँ लिख दिया ऊपर फर्स्ट। तो ये पावर जो ऊपर लगती है, टेक्स्ट के ऊपर जो पावर लगती है उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और टेक्स्ट के नीचे जो लगती है पावर उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर मैं और बोलूं तो ये कह सकता हूं कि अगर जो घात है वो ऊपर लगती है तो वो कहलाती है सुपरस्क्रिप्ट, और अगर घात को हम नीचे लगाते हैं तो वो कहलाती है सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ P2 जो है ये एक
बेस लाइन के नीचे छोटा अक्षर बन गया, इसलिए यह सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। और अगर ये पावर ऊपर लगती तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। RSCIT में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, केवल आपकी समझ की बात है कि आप उसको किस तरह करें। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए एक्सेल, बी है पावर पॉइंट, सी है फोटोशॉप और डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए दोस्तों, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका अगर उदाहरण आपसे पूछे यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए, बी है डॉक्यूमेंट को सेव और प्रिंट करने के लिए, सी है टेबल बनाने के लिए और डी है चित्र जोड़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपने MS वर्ड में काम किया होगा और फाइल टैब का आपने यूज भी किया होगा। तो फाइल टैब का जो उपयोग करते हैं हम, वो डॉक्यूमेंट को सेव और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटर का, बी शिफ्ट का, सी Alt+Enter का और डी है कंट्रोल का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सेल के भीतर एक नई लाइन बनानी है तो इसके लिए आपको Alt+Enter का प्रयोग करना होगा। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां। एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। ऑप्शन ए ट्रिम, बी है बी लुकअप, सी है राउंड और डी है राउंड डाउन। तो देखिए दोस्तों, एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित जो रिक्त स्थान है उसको निकालने का काम करता है ट्रिम। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां। MS एक्सेल में हैज क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए फॉर्मूला गलत है, बी सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, सी सेल सुरक्षित है और डी सामग्री को छपाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है बी कि सेल की सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। ये आपने एक्सेल में देखा भी होगा, जब कोई संख्या कोई सामग्री बड़ी हो और सेल छोटा हो तो वो प्रदर्शित नहीं हो पाती है, तो वहां हमें हैज जो है दिखाई देता है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए। MS एक्सेल 2019 में किसी आइटम की कीमत को संचित करने के लिए कौन सा डाटा प्रकार उपयोग करना बेहतर है? ऑप्शन ए टेक्स्ट, बी है ऑटो नंबर, सी है नंबर और डी है करेंसी। तो देखिए दोस्तों, हम किसी भी आइटम की कीमत को संचित करें
तो आइटम की कीमत को संचित करने के लिए हमें करेंसी जो डाटा है उसका उपयोग करना होगा, क्योंकि कीमत जो है करेंसी में ही होती है। इसलिए इसका सही आंसर जो है डी होगा, क्योंकि टेक्स्ट, ऑटो नंबर और नंबर ये इसके उत्तर सही नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां। मान लीजिए कि हम मौजूदा चयन के आधार पर शेष वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्तियां और स्तंभों को दिखाना चाहते हैं, तो हम एक्सेल 2019 में चुन सकते हैं। ऑप्शन ए पेज लेआउट, बी है सेव एज, सी है मर्ज सेल और डी है फ्रीज पेन। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मौजूदा चयन के आधार पर जो आपकी वर्कशीट है उसको आप स्क्रॉल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि पंक्ति और स्तंभ में वही दिखें, तो इसके लिए आपको फ्रीज पेन ऑप्शन का उपयोग करना होगा। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग के दौरान सभी सामग्री को एक पृष्ठ में फिट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्केलिंग, बी है मुद्रित, सी है लैंडस्केप और डी है ओरिएंटेशन। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रिंटिंग के दौरान आपको सभी सामग्री को एक पृष्ठ में फिट करना है, तो इसके लिए हमें स्केलिंग विकल्प का प्रयोग करना होगा। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 24। पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन की डिलीवरी को रिहर्सल करना, बी है प्रत्येक स्लाइड के लिए विशिष्ट टाइमिंग, सी है प्लेबैक हेतु प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो पावर पॉइंट होता है एमएस पावर पॉइंट, और उसमें जो रिहर्स टाइमिंग फीचर है वो हमको अनुमति देता है कि प्रेजेंटेशन की डिलीवरी को रिहर्सल करना। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में जूम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड को अधिक गतिशील और रोमांस बनाने के लिए, स्लाइड जोड़ने के लिए, स्लाइड हटाने के लिए और स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए। तो देखिए, जो जूम का हम प्रयोग करते हैं उसका सही आंसर होगा इसका स्लाइड को अधिक गतिशील और रोमांस बनाने के लिए। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, एमएस पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड्स का क्रम बदलने के लिए, स्लाइड जोड़ने के लिए, स्लाइड हटाने के लिए और स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो स्लाइड सॉर्टर होता है, जहाँ शॉर्ट नाम आ गया, आप समझ जाया करो ये असेंडिंग डिसेंडिंग का मामला है। तो स्लाइड सॉर्टर का जब उपयोग करना होगा तो इसका सही आंसर है स्लाइड्स का क्रम बदलने के लिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीपीएन का पूर्ण नाम है? ऑप्शन ए वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क, बी विजुअल प्रॉक्सी नेटवर्क, सी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और डी है वेरी प्राइवेट नेविगेटर। तो देखिए दोस्तों,
जो VPN की फुल फॉर्म होगी यहाँ वो होगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 28, ATM मशीन में किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है करेक्ट प्रिंटर का, बी है लाइन प्रिंटर का, सी है थर्मल प्रिंटर का और डी है इंकजेट प्रिंटर का। तो देखिए दोस्तों, जो ATM मशीन होती है उसमें जो प्रिंटर होता है वो है थर्मल प्रिंटर। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ATM मशीन में थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29वां, प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाली यूटिलिटी का नाम है। ऑप्शन ए टास्क मैनेजर, बी डिवाइस मैनेजर, सी सिस्टम इंफॉर्मेशन और डी है सिस्टम मैनेजर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा टास्क मैनेजर। प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को जो पहचानने वाली यूटिलिटी होती है वो होती है टास्क मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कंप्यूटर में किस माध्यम द्वारा परिणाम आदर्श जाने जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोसेस, बी है इनपुट, सी है रो एंड कॉलम और डी है आउटपुट। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जो परिणाम आदर्श माने जाते हैं वो है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है परिणाम प्राप्त होना। आउटपुट के माध्यम से ही हमको परिणाम जो है प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां, ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो कि मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए CRT, बी है प्रिंटर, सी है कंप्यूटर कंसोल और डी है कार्ड रीडर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर जो है ये हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का अर्थ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कि जब हम प्रिंटर के माध्यम से कोई भी कॉपी को बाहर निकाल लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। आपकी बुक है, चाहे न्यूज़पेपर है या कोई भी किताब है या कोई भी नोट्स बुक है, वो सभी हार्ड कॉपी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आप कंप्यूटर में काम करते हो और वो डाटा अगर आपके कंप्यूटर में जब तक सेव रहता है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, क्योंकि उसमें हम कितनी बार चेंजिंग कर सकते हैं। तो सेव हुई जो कॉपी होती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और जब वो कॉपी प्रिंटर के द्वारा बाहर निकल जाती है तब उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखिए 32, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए MIDI, बी है वार कोड रीडर, सी है इंक करेक्टर और डी है MICR। तो देखिए दोस्तों, क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं वो है बार कोड रीडर। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और आपने इसको देखा भी होगा और आप जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं?
ऑप्शन ए फंक्शन कीज, बी है नेविगेशन कीज, सी है टाइपराइटर कीज और डी है स्पेशल पर्पज कीज। तो देखो दोस्तों, जिन बटनों पर तीर का निशान लगा होता है उन्हें हम कहते हैं नेविगेशन कीज, और कीबोर्ड में इनकी संख्या 4 होती है। आपने देखा होगा इस तरह की ये की होती हैं, आपने लेफ्ट राइट और अप डाउन वाली जो की होती हैं 4, इनको हम नेविगेशन कीज या कर्सर मूवमेंट कीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर से आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, फिर भी आप एक बार और देख लो। ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, बी है सॉफ्ट कॉपी, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से जो आने वाला आउटपुट है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? ऑप्शन ए स्पीच रिकॉग्निशन, बी है सिंथेसाइजर, सी है ऑडियो डिजिटलाइजर और डी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते तो वो जो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के जरिए अपना सारा काम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।